कोई पर भी नहीं मारेगा अयोध्या में। बाबरी विध्वंस वाला जो मामला हुआ था और हम लोगों ने विरोध किया और मार दिए गए थे। तो जबरदस्त पथराव हुआ, जबरदस्त हमको गिरफ्तार करने की योजना बनाई। हरीश रावत जी ने कभी कहा नहीं ऐसे, मतलब अगर एक फॉर्म में मुलाकात हुई हो कि यार तुम तो पीछे पड़ गए हो भट्ट साहब? नहीं, मजाक करते रहते थे, लेकिन मैंने मर्यादाएं बनाई है। मैंने अपशब्द कभी हरीश रावत जी के खिलाफ नहीं कहे। जब भी कहा मैंने सत्य चोट करी और वो चोट को तथ्यों के आधार। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा शो है उसमें हमारे मेहमान हैं आज के अजय भट्ट साहब। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे दें कि आप उत्तराखंड ऊधम नगर नैनीताल से सांसद हैं। 2012 से 17 तक आप नेता प्रतिपक्ष रहे, स्टेट प्रेसिडेंट आप रहे बीजेपी के, आरएसएस के बहुत पुराने आप सदस्य रहे, और परिचय जो देंगे अगर तो वो कम ही पड़ता जाएगा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी रहे 19 से 24 तक। तो आइए बिना देर किए अब भट्ट साहब से आपकी मुलाकात करवा दे रहे हैं, क्योंकि सब्र का सिलसिला जो हो टूटता जा रहा है। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बताएं। सब ईश्वर की कृपा है, सब ठीक है। भट्ट साहब, 18 से लेकर के मुझे लग रहा है 19 साल के बीच में युवाओं को समझ नहीं आता है कि क्या करना होगा, करियर वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आपने उस समय राजनीति में आने को लेकर के आपने डिसीजन ले लिया था, एक बड़ा डिसीजन था। कैसे आपने सोचा ये सब पूर्व निर्धारित है, ईश्वर की कृपा है। मोदी जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब चाय पिलाते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व के सबसे प्रभावशाली और अनुभव वाले नेता बनेंगे और विश्व के सबसे प्रिय लोगों में होंगे। तो यही अपने साथ भी हुआ। कोई पिताजी कभी राजनीति में नहीं, कोई भाई राजनीति में नहीं, कोई परिवार का राजनीति में नहीं, और बचपन से ही थोड़ी कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजरा। पिताजी मजदूरी, गरीब आदमी, भाई 3 मुझसे बड़े, सबसे बड़े तो अभी अभी आज उनको मैं समझता हूं कि 16 दिन या 17 दिन हो रहे हैं आज। तो अभी अभी वो स्वर्ग सिधार गए, 95 साल की उम्र में गिर गए थे, ऊपर से हेमरेज हो गया। और 2 भाई उससे पहले भी जा चुके हैं, बहनें 3 मेरी वो भी जा चुकी हैं। 7 भाई बहनों में से मैं अब अकेला हूँ। लेकिन किसी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊं या राजनीति करूं। जो बड़े भाई थे उनको मैं पिता तुल्य मानता था। उनकी पुत्री यानी कि मेरी भतीजी मुझसे लगभग 1 साल बड़ी है और पिता की तरफ से ही पाला, और मेरी भाभी ने मुझे मातृवत अपना स्नेह दिया और अपना दूध भी पिलाया करती थी बराबर दोनों बच्चों को। उनका संस्कार रहा थोड़ा कि गरीबी के दिनों में भी कोई बात नहीं, तीखे पत्थर पर पैर रखो। हमारी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं टिक पर टेको। टेको मतलब पैर रखो, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खुद काम करो, अपने पैरों पर खड़े हो। तो इस तरह से वो संस्कार रहे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुझे कहीं संकट नहीं आया। ठीक है, घर में पिताजी की डेथ हो गई, जो घर चलाते थे, एक भाई गए, दूसरे भाई गए, लड़खड़ाहट तो हो ही गई। बड़े भाई साहब जो अभी अभी गए हैं जी, वो पिथौरागढ़ में जब डिस्ट्रिक्ट बना था उस समय जी 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 3 जिले जब बने थे चाइना वार के बाद, उसमें पिथौरागढ़ भी एक जिला था। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो वहां पैदल ही जाना होता था, अल्मोड़े से पैदल जाके। अब वो लगभग सेटल वहीं हो गए हैं। कहते हैं कि कोई विशाल गांव है हमारा, वहां हम रहते थे 300 साल पहले, लगभग 250-300 साल पहले माइग्रेट हो गए, द्वाराहाट के पास आ गए। एक ताम्र पत्र होने की बात आती है। तो वैसे मैं अभी तक वहां भी नहीं गया हूँ, न जानते होंगे मुझे लोग, न भाई साहब को जानते होंगे। ये पता है भाई साहब की वजह से, क्योंकि वो पिथौरागढ़ में ही रहते थे। घूमते हुए वो 95 साल की उम्र में
2 ढाई 3 4 किलोमीटर डेली घूमते थे। घूमते घूमते वो सीढ़ी उतरते समय गिरे और हेमरेज होने से अभी डेथ हो गई। यानी वो ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे और अचानक हाँ, ये स्वस्थ थे बिल्कुल एकदम। हाँ। उनके संस्कार काफी पढ़े, हाँ। रामायण पढ़ना, हम्म गीता पढ़ना, हम्म गायन करना, उनको भजन करने का, वो दशरथ का पाठ पिथौरागढ़ में हम आपसे खेलते थे। पूछने भी वाले थे भट्ट साहब मैंने कि भी पाठ खेला। जी जी जी, मैं आपसे पूछने वाला था कि आप काफी आध्यात्मिक हैं और आपके बारे में आपके क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र से लेकर के अगर बाहर के लोग भी मिलते हैं तो ऐसा वो कहते हैं कि भट्ट साहब लगभग 1-1 घंटे पूजा करते रहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो पूजा है वो स्वार्थ और निस्वार्थ 2 प्रकार की होती है। भट्ट साहब कुछ पाने के लिए करते हैं या फिर जो है उनका भगवान से एक लगाव ही रहा शुरू से, जैसा कि आपने अपने परिवार में कल्चर नहीं, की बात कुछ की? लगाव ही रहा। भाई साहब पढ़ते थे। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी। हाँ। 103 साल की उम्र में गई ओह! और वो लगातार उन्होंने हमेशा ये कहा वहां की भाषा में, जी। सलाई सिणुक्ल झन उठे कहें। हुँ। इसका मतलब क्या है, कहीं पर माचिस की तिली भी मिल जाए किसी की, गिरती हुई नहीं उठानी है। हुँ। कहीं 5 पैसा छेदा हुआ पैसा होता था। आज की नई पीढ़ी के लोगों को तो अब पता हाँ। नहीं होगा, हम थोड़ा सा नई से थोड़ा ओल्ड हो गए। जी 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 जो जी। आज के बच्चे, उनको पता हाँ। नहीं 1 पैसा कैसा होता था तांबे का। हाँ। एक गोल और उसके बीच में एक तो सर छेद हम वाला लोगों ने पैसा देखा अलग है, होता था। पहले की चीजें हैं, लेकिन अब तो हम लोग के तो तो समय कहीं में मिल भी गया जी। तो उसको बताना है माँ को 1 पैसा मिल गया, हुँ। वो कहती थी जाओ मंदिर में रखे आओ, हुँ। और या गांव के सभापति को दे दो, या हाँ। फलाने के आदमी के वहां जमा कर दो, कोई कहे तो वहां दे हाँ दो। हाँ तो वो संस्कार रहे। हाँ। और जब मैं विधायक बना तो उसका मुझे बहुत 96 में मैं पहली बार विधायक बना रानीखेत से। जी। बहुत अच्छा रहा कि ईश्वर की कृपा से कभी राजनीति की फिसलन में हुँ। फिसल नहीं पाया अभी तक। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे कर्मयोगी बनाना और राजनीति की फिसलन से बचा देना, क्योंकि जिंदगी ये मिट्टी है। ये बोलने वाला तो चले जाता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये भी जाने वाला है, हमारा भी जाएगा, सबका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका लेकिन ये शरीर छूटेगा। यही रहस्य है यहाँ कि बोलने वाला कहा जाता है, सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। तो इसके बारे में मेरी माता जी, मेरे पिताजी गरीब जरूर थे लेकिन बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरे पिताजी के तो कहे के वचन लगते थे। बट साहब ये राजनीति जो है ये बड़ा अच्छा आपने किया, आप राजनीति में आए, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों का आना भी बड़ा जरूरी था। क्योंकि जो लोग नीचे से उठ करके कहते हैं कि ऊपर आते हैं, वो हर एक फिसलन को देखे होते हैं। इंस्पायर किससे थे अजय भट्ट साहब राजनीति में जब वो कदम रखे? तो नहीं, जैसे द्वाराहाट में मैं छोटी मोटी दुकान करता था जी, घर चलाने के लिए ऐसी स्थितियां आ गई थी। मैंने पत्थर भी तोड़े हैं, मैंने बेलचा भी लगाया है, मैं लकड़ियां भी तोड़ता हूँ और मैं खेलता भी हूँ। अच्छा। और मैंने पढ़ाई भी करी। अच्छा। मैंने अपनी पढ़ाई रोकी नहीं विषम परिस्थितियों में भी। तो आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि इंस्पायर किससे थे, मतलब किसको देख करके राजनीति में आने का दिल बहुत किया? ऐसा हुआ कि लगातार जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में आंदोलन चलता था, विपिन त्रिपाठी जी अब रहे नहीं जी, तो उनके साथ आंदोलन में रहते थे हम लोग। विचारधारा दलों की अलग सी क्षेत्रीय एकता के लिए शराब विरोधी आंदोलन में मैं रहा। 84 में जब शराब विरोधी आंदोलन चला तो लगातार उसमें चलते रहे। शराबबंदी के लिए भी आगे रहे। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई तो आगे जाते थे। कोई अगर किसी को परेशान कर रहा हम आगे जाते थे। ऑटोमेटिक एक अंदर से ऐसी जैसी बात आई, वो एक आगे बढ़ करके मुलायम सिंह जी ने कहा कोई पर भी नहीं मारेगा अयोध्या में। उसके बाद वो रानीखेत में एक शादी में आए, तत्कालीन विधायक रानीखेत जसवंत सिंह जी जो उत्तराखंड क्रांति दल के थे। ये कब की बात है भट्ट साहब? ये मैं समझता हूँ कि जहां तक बात है ये होगी 88-89 की होगी जहां तक ख्याल है। अच्छा, तब उसमें मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति वही आ रही थी। मतलब जब अयोध्या में हुआ था उसके 1-1.5 साल बाद वो जब वहां आए, जब अयोध्या में हुआ था जी बाबरी विध्वंस वाला जो मामला हुआ था, बाबरी विध्वंस के बाद वो कहीं निकल नहीं पाए। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था नया जाके, मेरी नई शादी हुई थी 86 में। तो हो सकता है उसके इर्द गिर्द का मामला। तो उस समय आप मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो रानीखेत में एक सार्वजनिक सभा में और सार्वजनिक कार्यक्रम में आए विवाह के। जी और हम लोगों ने विरोध किया उनका। तो मुझे लगता है कि उस समय मुलायम सिंह यादव जी का इतना प्रोटोकॉल भी नहीं रहा होगा।
नहीं, बहुत प्रोटोकॉल होता था। वो सीएम थे उस समय। अच्छा, सीएम थे उस समय, बन गए थे। हाँ, तो सीएम बने तो तभी तो पैर भी नहीं मारेगा कहा था हाँ, अयोध्या हाँ, में, हाँ, और बिल्कुल वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। इतने लोग वहां पर मार दिए गए थे। हाँ, नरसिम्हा राव नरसिम्हा राव जी थे जी। केंद्र में और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो युवक होने के कारण एक अंदर से आक्रोश था कि ये कैसे आ रहे हैं, अच्छा, क्या आ रहे ये हैं। तो चीज, उस समय हमने उनको रोका, जबरदस्त रोका। हाँ, पथराव हो गया कई दिनों तक, बल्कि जसवंत सिंह जी भी कहते रहे मेरी लड़की की शादी में ऐसा हुआ, जबकि इंटेंशन बिल्कुल नहीं था ऐसा। कई लोग, बल्कि एसीएस उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी शायद अभी रिटायर हो गए हों, रिटायर हो गए, वो मुख्यमंत्री उस जी समय के एसडीएम सलाहकार। थे वहाँ। हाँ, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं इस हाँ, समय वो। सलाहकार, वो एसडीएम थे वहाँ। एक जी। एसपी साहब थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। हम्म। तो जबरदस्त पथराव हुआ, जबरदस्त हमको गिरफ्तार करने की योजना बनाई। हाँ, और चारों तरफ घेर लिया गया। वो मुकदमा हमने 13 साल तक 14 साल तक झेला। हाँ, और रात में जाके डॉक्टर के वहां जाके नो इंजरी सर्टिफिकेट लाए हम, हाँ, कि दूसरे दिन हमको कहा कि सरेंडर करना, क्योंकि रात जब घेरा तो ये प्रशासन की तरफ से ऐसा जनता है। भी आ गई हमारे पक्ष में। जब जनता भी हमारे पक्ष में आई तो हिम्मत नहीं हुई। मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को फोन किया, शायद उनको पता, आप आज वो भूल गए हों या याद ना हो जी। तो नया नया फोन लगा था उस समय, तो फोन लगाने की भी बड़ी शौक होती थी। हाँ, ऐसे वो दिखाते थे, लैंडलाइन लग वाला गया, सर। लग गया। हाँ, वो जो गोल तो चक्कर वाला अचानक मिल गया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उनका कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, तो उन्होंने अल्मोड़ा डीएम को फोन किया शायद। हाँ, उस समय वो सांसद थे, कोई कहते हैं, हाँ, वो नेता थे हमारे, नेता थे आपके। कहते हैं कि उस समय जहां तक मेरा ख्याल है वो जो डीएम थे उनके पढ़ाए थे, ये बताते हैं। अच्छा। अब पता नहीं क्या सत्यता है। हाँ, तो हाँ, थोड़ी देर बाद अवनीश अवस्थी ने कहा अच्छा लौटिए लौटिए लौटिए, अच्छा, और लौटिए, चलिए आप कल, फोन आया उसी फोन पर नीचे, कल आपको सरेंडर करना होगा, आपको बोले। हाँ। हाँ, तो अब हमें पता लगा कि कुछ पिटाई हिटाई होती है। हम लड़के ही थे, हाँ, यंग थे आप उस समय, क्योंकि आपकी नई नई शादी भी हुई थी। हाँ, हाँ। तो वहां से गए तो रात में बची सिंह रावत जी, एक बाद में मंत्री और 3 बार वो लगभग सांसद बने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से, हाँ, वकालत साथ करते थे, हाँ, मुझसे सीनियर थे। मैंने पूछा उनसे फोन पर, नीचे वाले फोन से, आमने सामने थे। हाँ, तो उन्होंने कहा नो इंजरी सर्टिफिकेट होना अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने एक डॉक्टर साहब थे उनको फोन किया, और रात में उन्होंने कहा सुबह आ जाइए 4 बजे, जनवरी या फरवरी जो भी महीना था, हम सुबह सुबह चले गए ठंडे में, नो इंजरी सर्टिफिकेट लाए। जैसे ही हम रानीखेत में गए थे अपनी गिरफ्तारी देने, चारों तरफ से भीड़ थी, जय जय के नारे थे, जिंदाबाद के नारे। कितनी पब्लिक थी सर? बहुत, कहा नहीं जा सकता है सर। इतने समर्थक कैसे, मतलब आपने लोगों को था ना कि जो वहां घटना हुई थी, राम भक्त मारे थे, उनके खिलाफ आक्रोश था, आक्रोश। और उसमें हमने विरोध किया था, पहली बार रानीखेत में विरोध हुआ था मुलायम सिंह जी। तो एक सैद्धांतिक विरोध था, वो इतना बढ़ गया, और फिर हम सीधे हमको जेल ले गए। तो जेल ले गए तो मुकदमा, फिर बेल भी हुई, सारी चीजें हुई। करीब 14-15 साल तक हमने झेला लगातार। तो इस तरह से एक किस्म से समर्पण जैसा हो गया, या पदार्पण मानिए, समर्पण तो नहीं, पदार्पण हो गया। वो राजनीति में कह सकते हैं कि वो एंट्री थी फिर उस समय आपकी। फिर द्वाराहाट नगर पंचायत में मैं लड़ा। मैं लड़ा तो टाई पर। ये कौन से सन की बात है सर? 89 की होगी, करीब करीब 89 की बात। आपको टिकट मिल गया था? टिकट नहीं मिला। जो हमारे एक गुरु थे प्यारेलाल शाह जी, वो 154 या कुछ वोट से हारे, ऐसा बताते। किस पार्टी से? जनसंघ के जमाने में हारे। तो बाद में बीजेपी हमारी बन गई। तो उनको मैं, और उनके खिलाफ न उठे कोई, ये कहने के लिए रानीखेत से गया। वहां मेरे मैं प्रैक्टिस करता था रानीखेत कोर्ट में। तो उन्होंने कहा आ जाओ, सब लोगों को बैठाने की कोशिश करी, लेकिन वो सुबह सुबह बेचारे रामनगर चले गए, नहीं आए। जब वो नहीं आए तो लोगों ने कहा जब वही चले गए जिनके लिए कर रहे हो भर्ती, सब उठेंगे और आप भी उठो। मैं भी उठ गया, लेकिन उनकी मेरी वोट लास्ट में बराबर हो गई। अच्छा। मेरी उम्र कम थी, 27-28 साल थी, लेकिन एक्ट के अनुसार जिसका नाम ऊपर आ गया है उस एक्ट में, वो आउट ऑफ चेयर हो गया। जो अंदर रहा है वो बाहर हो गया, चेयर के ऊपर बैठा है। तो मैं अंदर था, वो बाहर हो गए, लेकिन उनको भी नॉलेज नहीं थी। तो वो बाहर आ गया, तो उनका नाम डिक्लेयर हो गया। सोमन सिंह जीना जी, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में ऊपर अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी को तैयार किया। जी। ऐसे हमारे बहुत ही हमारे पूजनीय आदरणीय नेता, वो सीनियर लॉयर थे,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये कौन बोला था सर? कोर्ट मत जाना। कौन सोमन सिंह जीना जी, पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत डेड ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कैसे, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको समय मिल गया था। समझ मैंने कहा कैसे हार सकता हूँ, मैं तो अंदर हूँ, एक्ट के आधार पर कोर्ट जाऊंगा। उनका नहीं, तुम्हारी एज पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा हरीश रावत भी ऐसे ही जीते थे। उस टाइम हरीश लक्चौरा जी हार गए थे, वो वकील थे भिक्या सेन। तो उन्होंने कहा कि हरीश लक्चौरा जी इसी ग्राउंड पर गए, इनकी एज नहीं थी, गलत हो गया इसका, तो इनको अलग करके लक्चौरा जी को घोषित कर दिया ब्लॉक प्रमुख, इसलिए तुम्हारे साथ यही आई। मैंने एक्ट देखा तो बात सही थी। और आज मुझे बार बार उनकी याद आती है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 बार मैं, एक बार विधायक बन गया उत्तर प्रदेश में, मंत्री बन गया और विशेषाधिकार समिति का चेयरमैन बना उत्तर प्रदेश में। मेरे अंदाज से उनका नाम भूल रहा हूं मैं, पीएससी के चेयरमैन थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी जगह मुझे डेलीगेशन लेके बाहर जाना पड़ा टूर में। ये लगभग हमें लग रहा भट्ट साहब 96 के करीब की बात है। ये है, मैं 96 में तो बना, 97 की बात करीब हो सकती है। तो ऐसा होगा। कमलापति त्रिपाठी जी, नहीं, उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, त्रिपाठी जी रहे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं उनके बेटे पीएससी में थे, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे सीनियर नेता थे। जी। उनका नाम मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है मे बी रॉन्ग, थोड़ा कंफ्यूज हो गया बातों में। तो उसमें भी पीएससी में भी जाते रहा और विशेषाधिकार का मैं चेयरमैन बना। हमारे उस समय स्पीकर थे अपने इलाहाबाद के, जो विधायक भी रहे, बहुत सीनियर संविधान के ज्ञाता जो लॉयर रहे, केसरीनाथ त्रिपाठी। बंगाल के वो राज्यपाल भी रहे। तो रहे, तो उसमें मैं बना। उनका अभी भी असेंबली, यूपी असेंबली में हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं, लगा रहता है सर। मैं पहली बार 96 में विधायक बन गया। अच्छा सर, एक बात, क्योंकि बचे सिंह रावत जी सांसद बन गए तो वो सीट खाली हो गई। और वो समीकरणों के नाम पर मैं जिस कास्ट को प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें जीतते ही नहीं थे लोग वहां, लेकिन मैं लगातार 3 बार जीता। फिर अगली बार, चौथी बार में मेरे मित्रों ने, अपोनेंट जो लोग हैं, छोटे दिमाग के लोग होते हैं, उस समय ये चला ही देते हैं। तो इतनी अफवाहें फैलाई, कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसी बीच मुझे एक केस में भी फंसा दिया, मर्डर केस में। अरे, और जगह जगह लिख भी दिया, अजय भट्ट हत्यारा है, बीजेपी को प्यारा है। और ये उस समय बड़ा क्रूशियल टाइम रहा होगा। उसमें भी मुझे टिकट दे दिया। मैंने कहा भी मैं नहीं लड़ता हूँ, ये लोग फिर ऐसे ही करेंगे, उनका परीक्षा हो जाएगी अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया। और उस समय में उस सीट से जीत गया जिसमें कभी कोई सीट जीत। तो भट्ट साहब, ये परीक्षा थी आपकी, बड़ी टफ परीक्षा थी। और उसके बाद लगातार मैं 3 बार जीतते रहा। अच्छा, एक बात हमें आप बताइए कि जब आपने राजनीति शुरू की या राजनीति में जब आप आए, तो उस समय तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा दल था जबरदस्त, जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में। नहीं, मैं हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे, हमारे 3-4 बार सांसद रहे, उनके क्षेत्र का वोटर रहा और उनका विधायक बना फिर। और उनको आपने हरा भी दिया बाद में। उनके बड़ी मार्जिन से हराया आपने। उनके साले पुरंदा, वो मेरे साथ लड़े, उनसे मैं एक बार जीता। और उनके छोटे साले मेहरा जी, कर्ण मेहरा जी, उनसे मैं हारा। तो इस तरह से चलते रहा। हरीश रावत जी ने कभी कहा नहीं ऐसे, मतलब अगर एक फॉर्मल मुलाकात हुई हो कि यार तुम तो पीछे पड़ गए हो भट्ट साहब? नहीं, मजाक करते रहते थे, लेकिन मैंने मर्यादाएं बनाई है। मैंने अपशब्द कभी हरीश रावत जी के खिलाफ नहीं कहे। जब भी कहा मैंने सत्य चोट करी, और वो चोट को तथ्यों के आधार पर। बल्कि कहते हैं कि उन्होंने कई जगह कहा भी कि अजय भट्ट, कभी व्यक्तिगत ऐसे नहीं कहते हैं, कहा होगा कभी जब बच्चे होंगे। वो और फिर मुझे हरीश रावत जी के साथ ही नैनीताल में सांसद का चुनाव लड़ना पड़ा। वो मुख्यमंत्री और मैं तो उनके सामने छोटा। वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं नेता प्रतिपक्ष था। आपको पता नहीं होगा, आपने बताया तो मैं अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन एक साथ बना। अच्छा, दोनों पद मेरे साथ थे, लीडर अपोजिशन भी था मैं। तो उस समय था, तो हरीश रावत जी के साथ में लगातार आप संवाद बनी रहती थी, विधानसभा में भी और बाहर भी लगातार बना रहा। और दूसरी बार भी
नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के लोगों का मैं आभारी हूँ, और अपने संगठन का, विशेषकर अपने अध्यक्ष जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी विश्वास आप पर जताते और हैं। अपनी टीम का, जो टिकट देती है बिना मांगे। मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, बल्कि मैं तो एक, मुझे ये बात बड़ी बलवती हुई है, आप काम करते जाइए, करते जाइए। आपके संगठन में या फिर अन्य संगठन के सहायक जितने भी लोग हैं, विचार परिवार हो या अन्य लोग हैं, सब जगह मल्टी फोकल लेंस हैं। मल्टी फोकल लेंस से वो देख रहे कौन क्या कर रहा है। यहाँ घिसने का, हाथ पैर करने का, खुट्टा गुलामी करने का, नमस्कार कहने का, शो करने का कोई अस्तित्व नहीं। सबके नंबर जाते हैं, सबका पता लगता है कौन क्या कर रहा है, और तो आप कैसे कैसे रह रहे हैं। आप कहीं गलत लालच में आकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये तक पता होता है। अच्छा, वो एक जो नॉर्मल फीलिंग्स होती है वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इतने बड़े नेता थे, कांग्रेस का उस समय दौर था, और आप आरएसएस के सदस्य थे, उसके बाद आपकी जो विचारधारा थी, जाहिर सी बात उनकी अलग। सदस्य तो नहीं आरएसएस के, मतलब आरएसएस हम जुड़ाव बचपन से जुड़ाव था, शाखा जाते फॉलो करते थे। जो ट्रेनिंग है उसकी, वो तो आईटीसी की थी, आईटीसी और हमेशा हम लोग उसमें जाते रहते थे। आईटीसी आज भी शाखा लगती है तो आज भी जाते हैं। ओटीसी भी होती है, उसके बाद सर वो नेक्स्ट फेज होता है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब ड्रेस चेंज हुई है, पर विचार वही है। तो ये हम पूछना चाह रहे थे, वहां पर हम पहुंचना चाह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल फीलिंग्स होती है एक आम इंसान की, कि यार एक मजबूत स्थिति में सामने है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम होती थी तो इनसिक्योरनेस होती थी, और फिर सामने की इतना बड़ा चेहरा है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कैसे इनको फेस करेंगे। वो नर्वसता कितनी थी उस समय, या मतलब नर्वसता नहीं थी? इस मामले में ईश्वर की कृपा रही है। एक सिद्धांत घर कर गया मेरे अंदर, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्व निर्धारित है, इसलिए डरने का कोई सवाल नहीं था। मैं हरीश सावंत जी का मुकाबला करते रहा, लेकिन इतना लगता था कि जिस तरह जातिगत बातें फैला देते थे बीच बीच में अन्य लोग या पार्टी के लोग, वो बहुत मुझको अंदर से कौंधता था कि यार हम मनुष्य हैं, सब एक हैं, इससे बाहर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये अनुसूचित है, और ये हरिजन है, ये क्या बात है, हम सब एक हैं। अगर किसी को A+ खून की जरूरत है, B पॉजिटिव की या O की है, कोई भी व्यक्ति दे देगा, मानवता बहुत व्यक्ति दे देगा। तो इतनी छोटी बात जो राजनीति में फैलाते हैं, तो अब फैलाते क्या है, फैल ही रहा है। लेकिन तो मैं इसमें कभी नहीं फंसा, न लोगों ने ऐसा किया। अगर लोग ऐसा करते तो मैं नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से 3 लाख से ऊपर चले, बहुत बड़ी मार्जिन से आप जीते। और दोबारा भी, इस बार भी 3 लाख से वही मार्जिन पर चले गए। 3,39,000 समथिंग था तो पहले भी, और इस बार 5-100 ज्यादा या 5-100 कम होगा, 2-3 हजार ऐसे था। एक चीज तो भट्ट साहब क्लियर है कि मतलब जो है, लोग जैसे कहते हैं ना कि पार्टी का सहारा अगर ना मिले, बहुत सारी ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं तो वो ना जीते हैं, लेकिन आपके ऊपर पार्टी नहीं हावी रही कभी, आपका व्यक्तिगत जो वोट है ना वो आपको हमेशा आगे रखता है, और ये चीज बीजेपी को पता है, मुझे लगता है। एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि नहीं, पार्टी का तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिना पार्टी के तो कोई नहीं, वो तो है सर, वो तो है, लेकिन जो आपका जो एक वोट है, जो आपका व्यक्तिगत, जो लोगों पब्लिक में जो आपका पकड़ है पब्लिक में, वो दिखता है सर। वो देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं आज भी ये नहीं समझता मैं सांसद हो गया हूँ। कभी कभी मान पाई मद काहू ना हुआ, ये रामायण में लिखा है, अगर आपको मान होता है तो मद आ जाता है। पता नहीं, मुझसे सब कहते डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ हो, अरे सांसद ये करते तुम इतने बड़े मंत्री अपने स्टेट के रहे, और यहाँ केंद्र तक तुम चले गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी डिफेंस जैसी जगह मुझे एमआरएस मिल जाएगा, टूरिज्म मिल जाएगा। नहीं सर, ये उम्मीद सर आपको ऊपर वाले ने सब चीजें बनाई भी है, तो मुझे मंत्री में भी कुछ नहीं लगता था, आज भी नहीं। मैं सुबह से शाम तक सभापति जी वाला काम हो, विधायक जी वाला काम हो, या हमारे क्षेत्र पंचायत या बीडीओ साहब के वहाँ जो काम होते हैं, मैं सब में किसी को उदास नहीं करता। अच्छा, क्योंकि ये जन्म में सेवा करने का काम मुझे दिया होगा है, जन्म। बिल्कुल। और मनुष्य जन्म कहते हैं कि इतने लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हाँ, तो मिलता है, कहते हैं, पता नहीं क्या है,
ये बोलने वाला उड़ेगा तो हम तो यहीं रह जाएंगे, हाँ। नीचे रह जाएंगे, शरीर कौन पूछ रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा, 10 मिनट में उठाओ उठाओ क्या है इस पर कहेंगे। बिल्कुल ताकत तो यही है बोलने वाला। अच्छा, तो इसलिए मेरे में ये भावना अंदर से है, जितनी सेवा हो जाए। मैं तो रात के 1 बजे भी फोन आता है तो मैं अभी तक उठा लेता हूँ सर। मैं और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उसका, मैं गवाह हूँ सर, क्योंकि आप मुझे, मेरा फोन आपने कभी मिस नहीं किया, मुझे लगता है यार मुझे। अच्छा, एक बात और बताइए कि कभी आई ये फीलिंग कि कभी जब एकदम साधारण व्यक्ति थे, उसके बाद फिर ये हुआ कि अरे प्रोटोकॉल मिल गया, सांसद हो गए, वो थोड़ी अलग फीलिंग आती है कभी? कुछ नहीं आता है मिलने में, मेरे अभी भी हाथ कोई भी मिलता है मैं उठते जाता हूँ। थोड़ा ये होता है जैसे कहीं पर गए हैं तो उसमें अरे यार गाड़ी मिल रही, घोड़ा मिल रहा है, ये फिर मैं रोकता हूँ कहीं मुझ में अहम तो नहीं आ रहा। अपना मैं असेसमेंट खुद करता हूँ, फिर नहीं क्या है ये टेम्परेरी चीज है भाई, जीवन नहीं है आपका परमानेंट। ये पद क्या है, आज कोई है, परसों कोई है, नरसों कोई है। अडवाणी जी हमारे देखिए कितने पावरफुल थे, अटल जी, सभी लोग, मुरली मनोहर जी, एक से एक देख लीजिए आप, सब आते रहे, चक्र है, यूं चक्र चल रहा है, आते रहे जाते रहे। जो वर्तमान में हम हैं, हम भी आगे पीछे जाएंगे, फिर कोई और आएगा। तो इसलिए आदमी को राजनीति में क्यों आते हैं, सेवा के लिए आते हैं। राजनीति का मकसद पैसा कमाना, धन कमाना, अपने लिए बिल्डिंग खड़ी करना, अट्टालिकाएं खड़ी करना, अपनी फैक्ट्रियां चलाना, ठीक है वो कर्म क्षेत्र है, अगर आप कर रहे हैं तो करना चाहिए। राजनीति में आने के बाद तो आपका हो नहीं सकता है। अच्छा, आप या तो लोन लेना पड़ेगा आपको, या कर्जा लेना पड़ेगा आपको, अपना मकान भी बनाया है, मैं तो इसका सबूत मेरे पास है। तो लोग चाहे कुछ भी कहें, तो अगर धीरे धीरे आप गलत करते हैं तो आपकी हवा आ जाती है। जैसे कहा है ना, बिल्कुल, विदाउट फायर नो स्मोक, बिना आग का धुआं नहीं है। बिल्कुल सही, ये जो कहा है ये फैक्ट है। धीरे धीरे एक्सपोज हो जाता है आदमी कहीं पर भी। पर ये अपनी संतुष्टि के लिए कह रहा हूं मैं, किसी के लिए नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी का लोग, कुछ लोगों के बारे में सुनाई देता, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। कुछ राज्यों में तो लूट मार जो होती थी, मुख्यमंत्री के घर में हिस्सेदारी होती थी, मुख्यमंत्री का ऑफिस करवाता था। मैं उस राज्य का नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, उनकी दुर्गति देख लिया आपने। मैं उस राज्य में एक सेक्टर का पूरा प्रभारी रहा, एक लोकसभा सीट का। लोगों ने बड़ी बड़ी ग्रिल लगाई। बिहार की बात हो रही है सर, मैं अब तो ग्रिल लगाए थे, चारों तरफ मकान घिरा था, मोटे मोटे सरिये चारों तरफ, यों फिर यों। मैंने पूछा इतना सुंदर मकान, उसने कहा साहब फलाने के राज में कुछ नहीं था, अंदर घुसते थे, उठा ले जाते थे, माताओं बहनों, चोरी चकारी डकैती। अभी आप गए भी तो थे वहां पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों ने बताया मुझे वहां। अच्छा सर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, और सबसे बड़ी ये चीज है कि कब तो भाई ऐसा ठीक ठाक आप माने ना, डाउन टू अर्थ बात अलग की है, तो दिल में कभी ये आया नहीं, या मलाल तो नहीं रहा कि इतना करने के बाद धामी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, भट्ट साहब को होना चाहिए था मुख्यमंत्री? कभी नहीं। क्यों इसलिए नहीं आता, धामी तो मेरे छोटे भाई हैं जी, मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष रहे जी। और धामी जी, जब मैं संसद में लीडर अपोजिशन था, उनको उपनेता बनाया अपने साथ। मेरे छोटे भाई की तरफ से रहे हमेशा, कहीं पर भी रहा, कुछ भी हुआ जैसे कहते हैं, हम कहते थे ये उठाना है, आज ये उठाना है। वो सर होता है ना, वो जैसे जो होता है ना मन में कि सींचना हुआ शुरू से लेकर के, एक बेस तैयार करना हुआ, फिर हमने एक पूरी दीवार खड़ी कर दी, उसके बाद जब छत की बारी आई तो वो कहीं और चली गई। जैसे उसके, इसलिए मेरे पर एक चीज है, ईश्वर की कृपा, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, सैटिस्फैक्शन गीता ही देती है, रामायण देती है, और सुबह रोज पूजा करना, देवी सप्तशती पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, ये पावर देती है। उसमें जो मेरा सूत्र है ना, मैं सबको कहता हूँ हर भाषा में, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, घबराओ मत, भाग्य में होगा तो खिंच के आएगा आपके। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब बोतल रखी है, अगर मैं कहूँ आजा पानी मेरे मुख में आजा, आजा पानी मेरे मुख में आजा, नहीं आएगा। हाथ लगाना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा, बोतल से पीना पड़ेगा। ये कर्म है। लेकिन कर्म करने के बाद सर फल नहीं मिला ना, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपको नियम बनाना चाहिए, कर्म करने के बाद फल मिलता ही मिलता है भाई, जरूरी थोड़ी है। ये भाग्य में भी तो लिखा है तुम्हें कर्म इसलिए करना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टियां खड़ी करी हैं, जिसने भाजपा बनाई है,
वो आज तक पद क्या कहीं पर इतने भी नहीं आ पाए, बस वो लीडर हमारे सीनियर रहे, इतनी वाली बात। ये क्यों ऐसा होता है बीजेपी के लिए? हमारे बहुत लोग कहते हैं हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं, हाँ, हमारे प्रथम जो हाँ, अपने इसके संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाँ, हैं, हाँ, हाँ, और फिर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं बाद में, हमारे आज इतना बड़ा अंत्योदय कार्यक्रम और इतनी बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, बाद में हमारे अध्यक्ष भी रहे। रेल में जाते समय या उनका बॉडी कैसे मिली वो बोलना ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। अच्छा, भविष्य में अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर बीजेपी आपको कहे तो कमान संभालेंगे अजय भट्ट साहब? कुछ भी मेरे में भाव नहीं आता है। ठीक है, एक चीज मेरे धामी जी के बारे में अभी मुझसे पूछा लोगों ने, हाँ, अगला चुनाव किसके नेतृत्व में होगा? मैंने कहा धामी जी के नेतृत्व में होगा। हाँ, जब धामी जी हारे और हारने के बाद किसको टिकट मिलेगा? धामी जी लड़ेंगे, मेरा पहला बयान। फिर मैंने कहा, उन्होंने पूछा आप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो धामी जी बनेंगे हारने पर भी, और वो बने, फिर चंपावत से जीते। ये बड़ी पता नहीं कुछ वाक सिद्धि जैसी भी अंदर से, आप पूजा पार्टी ज्यादा है सर, इसीलिए सब मुख से कभी निकलती है, और संतुष्ट रहने की मेरी आदत में उखाड़ पछाड़, इसे गिराओ उसे उठाओ, बहुत कपट नहीं। हाँ, इसकी शिकायत करो, फलानी जगह जाओ, कभी नहीं जाता मैं। ये कांग्रेस वाले बड़ा विरोध किए, तो आपके वहाँ उत्तराखंड में हरीश रावत जी ने लगवाया कि नहीं लगवाया? कभी पूछे फ्रेंडली की हरीश? नहीं, मैंने पूछा नहीं, लेकिन सबने लगाया। दिन में विरोध करते थे, रात को लगवा लाता। तो हमको ही पता था, हमारे एक आध मित्र थे, कहते यार कहना पड़ता है ऊपर के नेता। नाम एकाद कर लेंगे, नाम क्या लेना है राजनीति में, खाली कह के कोई फायदा नहीं है, लेकिन लगाते थे। अब देखिए भाई, नहीं देते, राशन देने की जरूरत थी क्या? आज भी देखिए लोगों को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। 80 करोड़ लोग, देश है सर भारत, और तो किस धर्म का है, किस जाति का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बराबर आपका सिटीजन होना चाहिए। आप देखिए स्टैंडर्ड देखिए उनका, और कहाँ चले गए विकास में? हम कौन पूछ रहा था हमको? आज हमारा जीडीपी रेट देखिएगा, रुपया गिर गया, लेकिन आगे बढ़ गए। रुपया गिर गया सर, ऐसा नहीं, रुपया गिरे, पैसा गिरे, कुछ भी गिरे, लेकिन भारत ऊपर उठते जा रहा है सबकी नजरों में। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जो रिपोर्ट है आईएमएफ की, वो क्या कह रहा भारत के बारे में? आपके मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या है, वो क्या कह रहे हैं भारत के बारे में? 2014 से पहले कहते थे गया भारत, इनकी तो बिल्कुल डाउन होते जा रही है अर्थव्यवस्था। वही रिपोर्ट्स इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिकली सर्वे करते हैं और इसके जो विशेषज्ञ हैं, वो सब कहते हैं कमाल कर दिया भारत ने, कहाँ चले गया भाई? 11वें नंबर पर थे आप। अच्छा, 11वें नंबर से जो 5वें नंबर पर है, हमारा वो देश था जिन्होंने गुलाम बनाया, हम 5वें पर आ गए, उसका पता नहीं कहाँ चले गया वो देश। आज हम 4थे नंबर पर आ गए, अब हम 3रे नंबर पर आ रहे हैं। 5 ट्रिलियन वाला जो सपना है, वो लग रहा पूरा करेंगे। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो होगा कि कोरोना दौर में जहां पर सारे इंटरनेशनल लेवल पर लोग जो है समापन की ओर चले गए और हम इतने आगे बढ़ गए। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो उत्तराखंड अलग हुआ उस समय उत्तर प्रदेश से, उस समय आप यूपी असेंबली में विधायक रहे हैं 96 में, जब आप पहली बार इलेक्टेड हुए, तो उत्तराखंड जब अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की असेंबली में कितना आपने अंतर देखा, और मतलब क्या उस समय जो है अलग फीलिंग आपके अंदर आई? देखिए, उस समय एक उत्साह था उत्तराखंड बनाने का कि हम नए राज्य में हैं, कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, रोड सड़कें जाएंगी। उत्तर प्रदेश से पनिशमेंट के रूप में हम जरूरत ही जानना चाह रहे थे कि जरूरत क्या पड़ी वैसे उत्तराखंड को अलग करने? तो वहां पर फीलिंग तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ हमारे पास जगह कम थी। छोटा सा जो सीडीओ ऑफिस था उसमें हमने राजधानी अपनी बनाई एक किस्म से, आज भी उसी में चल रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का भवन है अद्भुत है, अद्वितीय है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ बैठने की एक फीलिंग अलग होती थी, और यहाँ बैठने की फीलिंग भी अलग होती थी, उत्साहित होने की होती थी। मैं तो लीडर अपोजिशन भी रहा, मंत्री भी रहा उसी और संसदीय कार्य मंत्री भी रहा, स्वास्थ्य का रहा, फैमिली वेलफेयर वाला, और वीमेन वेलफेयर देखा मैंने। और पहली बार ऑस्ट्रेलियन पैटर्न लिया हमने कि हेल्थ और डिजास्टर एक साथ रखा। डिजास्टर मैनेजमेंट का मंत्रालय पहली बार उत्तराखंड में खुला।
तो ये सारी चीजें, फीलिंग ठीक थी, अलग होने का उत्साह भी था और बिछो होने का कष्ट भी था, क्योंकि इतनी बड़ी थी कि हमारे भाई लोग हैं, सारे लोग हैं, आज भी मिलते हैं मुझे। अभी देखिए जगदम्बिका पाल जी हैं, हम सब विधायक थे। एक नरेश अग्रवाल जी हुआ करते थे, वो हरदोई से सर, उत्तर प्रदेश। हाँ, वो बाद में भाजपा में आ गए थे, कांग्रेस में थे। प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ कई बार, आज जो स्पीकर साहब हैं उत्तर प्रदेश की, हम विदेशों में बहुत गए। राकेश दास त्रिपाठी जी थे, वो अब हैं कि नहीं, नरेंद्र सिंह जी थे, बहुत सारे। अच्छा सर, एक बात बताइए कि वो उस भदोई से हमारे पांडे साहब विधायक थे हमारे साथ, विदेशों में भी हम गए सीपीए के दौर में। अच्छा, आप लंबे समय तक जो है वो बीजेपी, हमें लग रहा है कि आपके विधायक बनने के बाद में, खैर केंद्र में तो आई सरकार, अटल जी आए और पहली, हमें लग रहा है कि पहली बार सरकार बनाई बीजेपी ने, एनडीए की बात करें तो। उस समय आपको क्या लगता है, आप स्टेट लेवल की राजनीति करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो है 2004 में सरकार चली गई, उसके बाद फिर एक 10-15 साल का लंबा, तो कभी ऐसे होता है ना कि मन में आता है कि यार हमारी पता नहीं, भी नई नई पार्टी है, 10-15 साल, जनसंघ 89-90 की दौर की, तो क्या करें कि कांग्रेस ना ज्वाइन करने, क्योंकि सत्ता थोड़ा सा, और जो है फिर विधायक सांसद वहां बनना ज्यादा आसान रहेगा, यहाँ एनडीए की अपेक्षा। कभी दिल में आया था? कभी नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के मूल से निकले हैं, हाँ, जो विचार परिवार से निकले हैं, उनके लिए राष्ट्र पहले है। राष्ट्र आज भी आप देखें, इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो वो दिन देखे युवा मोर्चा में, पहली बार हमें 10,000 वोट मिले और दोबारा हमको 15 मिल गए, मिठाई बांट रहे हैं, खुश हो गए हैं। क्या हुआ? अरे इस बार 15,000 लोगों तक पहुंच हो गई हमारी। और ये चरेवती करके लगातार रात दिन चलते रहे, अपने सिद्धांत को लेकर। राष्ट्र निर्माण करना है, आगे बढ़ना है, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र को पीछे करना है, हम सब एक हैं, इस पर लोगों का विश्वास आया। अब आज देखिए, ये महिलाओं की बात किसने उठाई थी? जो आज आया आरक्षण, सुषमा स्वराज जी ने उठाई थी हमारे अंदर। कितनी चीजें उठाई हमें, अंत्योदय की बात हमारे अंदर, हमारे वहां पास हुए हैं सब चीजें, जो हमारी उस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव होती थी उत्तराखंड में। और सुरक्षा की बात हमारे वहां उठाई गई, परमाणु बम की बात हमारे वहां से उठी। क्या नहीं करा आज, सुरक्षा से लेकर सब चीजों में हमारी आज जल में, थल में, नभ में, सीमाएं चाक चौबंद में, हम चौबंद हैं, डरपोक नहीं है। लोग हिलते हैं आज हमें देख के। पाकिस्तान को आपने देखा, 22 मिनट में उनको उनकी हैसियत बचा दी, उनके डीजीएमओ को यहाँ फोन करना पड़ा, प्लीज बहुत होगा, रुको यार अब यहाँ जाके ऑन रिकॉर्ड। उसमें हमारे मित्र जो विपक्ष हैं उनको मजा नहीं आया, कहे क्यों रोक दिया, अब क्या करा? अरे 62 में तुमने क्या किया? पीटीसी दिए थे जवानों को, 12 किलोमीटर दूर तक आपको खदेड़ के गए थे। लेकिन जसवंत सिंह जैसे भी थे, जो जसवंतगढ़ है आज, जिन्होंने 300 चाइनीज को अकेले अंदर नहीं आने दिया। लास्ट में उनको टेलीफोन के तार से यूं मारा गया तवांग में, आपको पता ही है, जसवंतगढ़ है तवांग के सामने। मैं गया था वहां और उसमें भी उनको आनंद नहीं आया, तो गर्दन काट दी। फिर चाइनीज ही सजा के लाए गर्दन कि ये ऐसे बहादुर हैं आपके वहां, इनकी वजह से हुआ। आज उनको जिंदा माना जाता है। जब अगर झपकी आती किसी को बाय दी वे, वो कहते हैं कि वो थप्पड़ मारते हैं, उठ भाई जवान, और उनके जूते सने रहते हैं, उनके सिलवटें रहती हैं बिस्तर पे। आज भी जब वो देहरादून आते हैं अपने घर पे, सिपाही गार्ड करते आते हैं, ट्रेन में उनके लिए खाली जगह छोड़ी है, फिरती उनको चढ़ते रहती है, उनको तनख्वाह मिलती है। आज भी ऐसी डिग्नेटरी है। वैसे सिक्किम में बाबा जी हैं। तो हमारे वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, एक से एक लोग हैं जिन डिग्नेटरीज पर हम लोग यहाँ तक गए हैं। सबने देश को पहले माना है। जब जवान जाता है, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र मैं फलाने का हूं, वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, नहीं मानता है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं सब लोग, उनमें ये भावना उस समय आ सकती है, लेकिन जो जवान है वो देश के खातिर लड़ रहा है, तिरंगे के खातिर लड़ रहा है, गोली खाता है, सिरे पर गोली मारता है और बिछा के आता है। आपको पता है। तो ये जो हम ये पूछ रहे थे आपसे सर कि उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए, और ये 96-98 में उस समय जो है अटल जी बिल्कुल रंग में आ चुके थे, काफी उतार चढ़ाव हालांकि थे उस समय, तो उस समय तो आपकी मुलाकात खूब जो है मोदी जी से तो रही होगी। तो नहीं, मोदी जी से वैसी मुलाकात तो है, लेकिन उस समय ऐसा होता है, उनका एक ओहदा है संगठन मंत्री। जब मैं अपने स्टेट में मंत्री था, उस समय हिमाचल के साथ हमारे वहां भी आते थे
हाँ, देखा होगा। तो जैसे जो उस समय की मुलाकात थी, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब उस समय की आपकी पुरानी मुलाकात थी, तो जब अब आप केंद्र में मंत्री बने, तो फिर कभी अकेले में कुछ गुफ्तगू हुई कि यार भट्ट साहब वो जमाना क्या था, अभी क्या? नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं होती। मोदी जी का इतना बड़ा कद है, हाँ। हम उनके सामने क्या है, कुछ भी नहीं, तुच्छ हाँ। जीव है, तुच्छ प्राणी। जी। वो अपनी मेहनत, अपनी शोहरत, रात दिन नेशनल थॉट, इसके हाँ। कारण चरेवती चरेवती करके जो चलते रहे। आज उनके बराबर कौन है दुनिया में? अच्छा वो सर, टक्कर के लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बातें होती। अब रैपिड फायर राउंड थोड़ा सा ले रहे हैं, एक मतलब शब्द में आपका हम जवाब चाहेंगे। कोई खास जो है, कोई खास खूबसूरत लम्हा जिसे आज तक आप भूल नहीं पाते, याद करके बड़ी खुशी होती है अंदर, मतलब चेहरा खिल जाता है, स्माइल हो जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी की सभा में द्वारा हाट में मैंने तिमसले में चढ़ के जो उन्होंने बोला, उनको उत्तर दिया था। उसके बाद से एकदम क्विक हम ऊपर उठे और नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझसे कांग्रेस ज्वाइन करो कहा कई दिनों के बाद। सरस्वती तिवारी जी थी, उन्होंने मेरा सुयालबाड़ी नामक जगह में परिचय कराया, वो किसी शादी में थे। लेकिन मुझे हंसी आती है, मेरा मन कभी डोला नहीं। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, एक आध बार लखनऊ से भी फोन आया, तब वो सीएम थे, तो लम्हा देख के मैं कहता हूँ कि खुशी भी होती है और अपने पर ये विश्वास और ईश्वर की कृपा पर बड़ा गर्व होता है कि प्रभु अगर मैं डोल जाता तो मुझे हमेशा याद रखता है। सबसे बड़ा चुनौती भरा समय आपके लिए कौन सा? पिताजी का जाना, दोनों भाइयों का जाना, माँ, बीडू भाभी, ये भावुक पल भी और छोटे बहुत बच्चे और बड़े भाई साहब संभालते थे हमको पिथौरागढ़ में रह के। लेकिन वो बड़ी चुनौती। और उसके बाद मैंने लकड़ी तोड़ना, बेलचा लगाना, पत्थर तोड़ना, मैं सब जाना हूँ। आटा गूंथना, रोटी बनाना, मैं एक्सपर्ट हूँ। कोई लोग मेरे पहनावे से, बोलने से लगता है ये है। मैं आज भी जगह में काम करता हूँ। सबसे बड़ा आरोप जीवन का आप पर क्या लगा? 302 एक केस मेरे पर झूठा लगाया लोगों ने। हाँ, जो आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो वो अपने ही लोगों ने लगाया। बाद में जब चुनाव 96 में लड़ा, स्टेज पे आके कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल्याण सिंह जी के सामने में। अजय ऐसा है नहीं, मक्खी तक तो हमने मारी नहीं आज तक। तो वो मुझे कभी कभी हिलाते रहता है कि ऐसा आरोप क्यों लगा। फिर सोचता हूँ जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ये लगना होगा, लिखा होगा। लेकिन बाइज्जत कोर्ट ने बाहर किया। पसंदीदा जो है विपक्ष का नेता अगर कोई है, मैं एक जानना चाहें, क्योंकि जैसे उनके विचार आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, पसंद करते हैं। देखिए, मेरे उसमें तो विपक्ष के नेता में हमने अटल जी को देखा, सुषमा जी को देखा। नहीं तो सर सत्ता पक्ष के हो गए ना? क्या नहीं, विपक्ष में रहे हैं, इस समय रहे हैं। नहीं सर, वो पार्टी वाली पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं विपक्ष में तो अब आप देखिए, आज सबके पसंदीदा नेता तो एक ही है, चाहे उनका नाम पूछने में कहना नहीं चाह रहा हूँ। ओपन टॉक है वो। देखते हैं क्या कहेंगे करके। एक पार्टी तो देखिए भैया वाले, अब क्या कहें किसी के बारे में कह के। वो नेता तो ऐसे हैं कि जिनको बोलने का सलीका नहीं, ड्रेस सेंस नहीं। अच्छा, बीजेपी को नहीं जिताते हो? हिमंता विश्व शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर कहीं जिताना हो तो राहुल गांधी को बुला दीजिए। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को रे तू बे की भाषा करते हैं। वो कह रहे हैं, शाह जी ने गाली दी, बात सुन रहा था कि ये मोदी नहीं जीतेगा। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी के बराबर है और तुम्हारे बड़े भाई तब भी मान लो। आखिर राजनीति शिष्टाचार के लिए है, मर्यादाओं के लिए है। अमर्यादित राजनीति नहीं होती है। रामचंद्र जी ने भी रावण को मारा तो मर्यादाओं के अंदर। जब वो अमर्यादित हुआ, अहंकारी हुआ, तब रूप दिखाया उन्होंने। और अमर्यादित व्यवहार कभी नहीं कहा। कितनी बार उन्होंने मैसेंजर भेजे, राजदूत भेजे, अंगद भी गए, रावण भी नहीं, हमारे हनुमान जी भी गए, रावण माना ही नहीं। तो कुछ लोगों को ज्यादा राहुल गांधी जी आपके प्रिय नेता है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सबके प्रिय नेता हो रहे हैं आजकल लोग अपने कारनामों से। अब क्या कह सकते हैं उनसे, उनका स्टाइल वही है तो ठीक है। बाकी जो भी विपक्ष में रहते हैं वो कोशिश तो यही करते हैं कि हम आगे आए। और बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं जो विपक्ष में गए हैं, तो उन लोगों ने अच्छी तरह से संभाला है। मैं और विपक्ष के नेताओं के तो नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे जो विपक्ष में नेता रहे हैं उन्होंने वेद सुषमा जी जब बोलती थी लोग सुनते थे, अटल जी जब बोलते थे विपक्ष भी सुनना हो जाता था। यह है विपक्ष।
जब 71 के वार में अटल जी ने कहा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, देश बचेगा तो हम बचेंगे, यह है विपक्ष। नेताओं के लिए डिग्री आवश्यक है, मतलब राजनीति में आने के लिए? देखिए, आज तक तो मापदंड बनानी है किसी के लिए, अंगूठा छाप लोग भी देश की राजनीति में हैं। हाँ। उस समय पहले रहे और बड़े ओहदों पर भी गए हैं। अब इस समय आप कोई नियम बनाने जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा नहीं है। पहले तो एक वर्ग को ही वोटिंग का अधिकार था, आम आदमी को वोटिंग का अधिकार ही नहीं था भारत में भी। कभी अगर ऐसी बात आएगी तो होएगा, लेकिन इतने बड़े देश में संभव नहीं है कि आप इस क्वालिफिकेशन को रखें। अगर इस क्वालिफिकेशन को रखेंगे पहले तो अभी सारे लोग, कई लोग आउट हो जाएंगे इसी समय। सबसे भरोसेमंद व्यक्ति आपके जीवन का कौन है? देखिए, पत्नी से ज्यादा भरोसेमंद कौन होता है, भाई से ज्यादा भरोसेमंद कौन होता है घर में। और जो मित्र है सबसे, वो मित्र जो वास्तव में मित्र है, एक मित्र ये है साथ चलता है, सब करता है, पीछे से काट देता है। एक मित्र वो है आपके दुख में सुख में खड़ा रहता है, बल्कि दुख में दुखी होकर खड़ा रहता है। एक चीज है जिसका बड़ा और पत्नी हर चीज को जानती है, ए टू जेड, किसी की पत्नी। बिल्कुल। लेकिन जमाना बदल रहा है। एक सीता माता थी, राजा की बेटी, राजा की बहू, राजा की पत्नी, बन जाते समय जिद कर दी, लोगों ने समझाया, उनका जाऊंगी, इन्हीं के साथ जाऊंगी, और गई, नंगे पैर गई, कांटे चुभ गए, कंकड़ चुभ गए, क्या विरक्ति हो गई। आज थोड़ा एरा बदल रहा है। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? पैसे की राजनीति अभी हो गई है? देखिए, अब सब तो नहीं है। हाँ। सब नहीं है पैसे की राजनीति में। कुछ लोग हैं, पैसे के बिना राजनीति संभव है या? कुछ लोग हैं और जिनका परिणाम भी आप देख रहे हो, कहां जा रहे हैं, रसातल में। जिन्होंने लूट खसूट गुंडागर्दी, जो शब्द कहते हैं, ये कहने में भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, जो असामाजिक काम करते रहे, अमर्यादित काम करते रहे, मैं संवैधानिक भाषा में बोलूं तो ये है, तो वो उनकी मर्यादाएं जिन्होंने भंग करी हैं उसको बख्शा नहीं गया है कभी। आपने देखा वो सब नीचे आते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आज हो गए। उत्तराखंड में विकास की अगर हम बात करें तो कौन एक पॉइंट को जानना चाहेंगे जिसकी बहुत खास जरूरत है उस प्रदेश को विकास के लिए? एक तो नहीं है, हमारे पास तो लंबे पॉइंट है। आज देखिए, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी है, हेलीपैड जगह जगह बन गए हैं, एयर कनेक्टिविटी है हमारे पास। अभी क्या अधूरा है? और अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी तो हम 25 साल के हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हमने काम कर दिए हैं। आज मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2 एम्स हमारे पास हैं, और आप 4 धाम में हमारे पास कुछ दिनों में रोपवे, केदारनाथ जी में हमारे वहां जा ही रहा है, नैनीताल के लिए रोपवे की स्वीकृति हो ही रही है। सिखों का जो अपना सबसे बड़ा अमृतसर, और ये जहां पर हमारे गुरुदेव ने तपस्या की थी, आपको पता ही है कि वहां भी आजकल काम चालू हो रहा है। अभी रवि किशन आपके एक सांसद हैं बीजेपी के गोरखपुर से, उन्होंने एक सवाल उठाया कि झूठे मुकदमे नहीं लगने चाहिए पार्लियामेंट में भी कल परसों में, और अगर लग रहा है तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फाइलें पड़ी जो पेंडिंग में है। विमेन राइट्स का भी बड़ा दुरुपयोग होता है, मैंने देखा। मैं ऐसा नहीं कि महिलाओं के खिलाफ बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उनको जजमेंट मिलने चाहिए। तो क्या पुरुष राइट्स भी कुछ बनने चाहिए? आप लॉयर भी हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ, दोनों पक्ष जो है समान अधिकार की अगर हम बात करें, पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए बिना जांच। ये कर दिया है कि पहले ऐसा था। हाँ। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत और फुरंत काम करने के लिए कहा कि अरेस्ट करना है। हाँ। कुछ भी हो, कहीं पर भी, एक तो जातिगत विशेष, जाति विशेष पर, एक मात्र शक्ति पर। हाँ। लेकिन अब कोई भी अगर आरोप लगता है तो उसकी तफ्तीश होना आवश्यक है। अब कानून में अमेंड हुआ है, हो गया है, तो तफ्तीश होना आवश्यक है। पहले गिरफ्तारी अब नहीं होगी, तफ्तीश होने के बाद गिरफ्तारी होने वाला होगा तो होगी, लेकिन तुरंत आपने FIR कर दी और तुरंत बंद करो, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो महिला पुरुष कहा, आज तो मात्र शक्ति हम सब बराबर हो गए हैं, और फिर भी कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं कि पूर्व में उस समय कमजोरी का पक्ष था, लेकिन आज कमजोरी का पक्ष कहीं नहीं। अब मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी पुत्रियां आज फाइटर जहाज चला रही हैं, बिल्कुल, और समुद्र की लहरों के अंदर जा रही हैं, वहां भी फाइट कर रही हैं। और आपने देखा है कि सीमाओं पर भी मेरी बेटियां आज कमांड कर रही हैं। बिल्कुल, फायर कहती हैं तो तब फायर होता है, पुरुष भाई होते हैं और बेटियां कमांड कर रही हैं।
तो अब मेरी बेटियां कहीं कमजोर नहीं है, फिर भी और करने की आवश्यकता है। देश के कई कोने ऐसे हैं जो भूले बिसरे हैं, लेकिन वहां तक अब विकास दौड़ रहा है। मोदी जी, उनकी सरकार ने ऐसे ऐसे प्रबंध किए हैं, कई नई मंत्रिमंडल बनाए हैं, आपको पता है, मंत्रालय नए नए बनाए हैं जो नहीं थे पहले से, वो अब बन के आ रहे हैं। तो हर एक को ऊपर उठने का, आप ऊपर उठाइए हर एक को, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, ये भेद ना होते हुए सबको बराबरी का। आज मेरी बेटियां, हमारी बहनें, आपको पता है, आकाश में बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में लिखा भी है। हाँ, लिखते आप बहुत अच्छा है। हाँ। मैंने ऐसा सुना है। क्या लिखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं कॉलम लिखता था। हाँ। न्यूज भी बनाता था पहले से, और पत्रकारिता भी करता था थोड़ी बहुत। अरे वाह। लेकिन अब इधर टाइम नहीं मिल पा रहा है। दार्शनिक की अगर हम बात करें तो आपके दार्शनिक कौन रहे? आप किसी को पसंद करते हैं, जिनको फॉलो लो थोड़ा सा करते हैं, वो अच्छे लगते हैं वो आपको? एक को बोलूंगा तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। दार्शनिक तो दार्शनिक है, किसी के भाव को कम नहीं किया जा सकता। जी। भट्ट साहब क्या चाहते हैं कि उनको किस तरीके से दुनिया और उनके लोग याद रखें आगे? नहीं, लगातार ऐसी चीजों की चर्चाएं होनी चाहिए। अब जैसे वंदे मातरम है, कहाँ से पैदा हुआ, किन्होंने लिखा, कब गाया, लेकिन आज मजाक जैसी बनने लगी। लोग समझने लगे कि भाजपा वालों का है। भाजपा वालों का नहीं है भैया, ये तो वो मंत्र था सबको जोड़ने वाला। क्या नहीं कर दिया था बंगाल विभाजन में, और ये वंदे मातरम ने पूरे देश को जोड़ा, बाद में विभाजन को रोक दिया। वंदे मातरम को पार्लियामेंट में बड़ा आया था, लेकिन नए लोग जो है, नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं। ये कोई भाजपा का गीत नहीं है, ये पार्टी विशेष का नहीं है, ये राष्ट्रीय जागरण का, एकीकरण का गीत है। अब ये धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। 150 साल पहले जो गाया गया, किसी ने ये हिम्मत नहीं करी आज तक कि इसको इस तरह आगे ले जाने के लिए बच्चे को पता लगना चाहिए कैसे आजादी मिली, 15 अगस्त क्यों होता है, 26 जनवरी क्यों होती है, पता ही नहीं। कई लोगों को बस जाते हैं, भाषण दे दिया, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, हाँ वो कर दिया। इसके पीछे क्या हमारा इतिहास है, ये जानने की आवश्यकता है। अब नई पीढ़ी वंदे मातरम जानने लगे। जब क्विज होंगे, जब इसके बारे में निबंध लिखाए जाएंगे, जब इसकी रैलियां जाएंगी और इसमें वार्तालाप होगा, संसद में जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, उसके बाद से कई लोगों की आंखें खुल गई। चाहे वो कितना क्रिटिसाइज करें, उनको भी पता नहीं था कई चीजों के बारे में, लेकिन आज देख लीजिए, वंदे मातरम तो सबको जोड़ने का एक मंत्र था। भारत को एक कर दिया, विभाजन को रोकने में कुछ सहायक हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत विभाजन हुआ ही उस समय। और आज वंदे मातरम वो स्लोगन बन गया है, जैसे जय माता की बोलते हैं, जोर से बोलो जय माता की। अब सब लोग वंदे मातरम, आकाश में जाए वंदे मातरम, पाताल में जाए वंदे मातरम, कहीं पर भी कुछ भी काम करें वंदे मातरम। लोगों ने स्लोगन, अब कई लोग बोलने लगे वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे, वंदे मातरम। लोगों को अब पता लग रहा है वंदे मातरम। बट साहब, एक अंतिम प्रश्न, हमारी घड़ी इशारा कर रही है चलने के लिए अब, क्योंकि आपके भी पास समय बहुत नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संबंध आपके कैसे हैं, और आप जब मिलते हैं तो किस प्रकार से आप दोनों की बातें होती है? देखिए, वो साधु हैं। साधु का धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है। आप दोनों उत्तराखंडी हैं, इसलिए जो उनका शरीर उत्तराखंड से हो सकता है, साधु का शरीर कहीं से भी हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गए हैं एक साधु की हैसियत से हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, और बोलचाल होती है, नमस्ते होती है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अब मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलना भी उचित नहीं रहता है। जब भी मिलते हैं बहुत स्नेह से मिलते हैं जी। और आप जानते हैं, तो इसलिए किसी भी प्रदेश का कोई भी हो सकता है। तो साधु के बारे में उसको किसी परिधि में बांटना ठीक नहीं है। आप परिणाम देखे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट हो गया, उत्तराखंड में दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, 27 और देश में तिबारा रिपीट हो गया। 27 में यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और मोदी जी चौथी बार उनके नेतृत्व में अगली बार हम फिर से यहाँ राष्ट्र में आने वाले हैं, देश में आने वाले हैं। बिहार में आप जीते, उसके लिए आपको बधाई भी सर।
जबरदस्त बधाई जाती है। आपने बड़ी मेहनत की वहां पर, हमने देखा था बीच में। वहां के लोगों को बधाई जाती है, लोग सत्य और असत्य को समझ गए। बट साहब, एक संसदीय क्षेत्र में, ये देखिए मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, उसके बाद वाइंड अप कर दूंगा। एक संसदीय क्षेत्र में हमें लग रहा है कि कम से कम 25 से 30 लाख पब्लिक ऐसा कुछ होती है। हाँ। और 25 से 30 लाख पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कैसे हो पाता है एक सांसद का, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद होती है, कैसे मतलब इन लोगों से होता है, घूमना पड़ता है। एक जमाना ये था कि पहले सांसद नहीं आते हैं कहते थे। हाँ। लेकिन आज सभी सांसद लोगों के बीच में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं। घर घर नहीं जा सकता है सांसद, लेकिन जैसे 20 गांव का बाजार ये है, आज सांसद यहाँ आएंगे, 30 गांव का बाजार वो है, वहां जाएंगे। तो इस तरह से कनेक्ट रहते हैं और गांव में, घर में, कहीं ने अपने प्रतिनिधि होते हैं सांसदों के। वो सब चीजें जानते हैं अपने माननीय विधायकों के द्वारा, अगर रूलिंग पार्टी के, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। और फिर कनेक्ट होने का एक मौका अच्छा है, दिशा के अध्यक्ष सांसद होते हैं, जिलाधिकारी उसके सेक्रेटरी होते हैं, तो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, पूरी मॉनिटरिंग, और उसके साथ अपने स्टेट की भी योजनाओं का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए बहुत है। आपको किसने रोका है? आप निरीक्षण करो ना। आप सांसद मतलब प्रतिनिधि, आप राज्य की योजना भी देखो, केंद्र की भी देखो, जहां गलत हो रहा है उस पर टिप्पणी दो, इंक्वायरी चालू कराओ। तो इसलिए कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा है, पर करने का यहाँ से मन चाहिए, यहाँ से काम करना है। सांसद बन गए और यूं लेट गए, गर्दन कर दी, घर में पड़े रहे। आपकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में भी अच्छी रहती है। अभी तक ईश्वर की कृपा से पहली बार में, मेरे भाई साहब अभी स्वर्ग गए, तो वो फंक्शन एक होता है जिसमें हमें रहना पड़ता है, वो तो स्वाभाविक है। तो वो मेरी गैर हाजिरी 3 दिन की संभवतः लगेगी। वरना मैंने न 5 साल में पहले और न अभी तक, मेरे लड़के की शादी हुई थी, 1 बजे रात हमें पता लगा कि व्हिप जारी हो गया, और मैंने अपनी पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा इतने रिश्तेदार ये हैं। मैंने कहा भाई तुम पेशे से वकील हो, सबको टैगल कर सकते हो। मेरे बड़े भाई साहब भी थे जो अभी जिनकी डेथ हुई, मैं इनका बड़े भैया हैं हमारे जमाने में, हमारे घर में। और मैं रात में 2 बजे चला और सुबह मैं दिल्ली आ गया, ठीक है 11 बजे मैं इन हो गया, और कुछ लोग नहीं आ पाए जो दिल्ली में थे, वो बाहर हो गए। और अभी भाई साहब का जिस दिन हमारा सब संस्कार हुआ, वो 30 तारीख को हुआ, 1 तारीख को संसद चल रही थी, और मैं सारे संस्कार करके, मेरे भतीजे जो हैं सब सयाने हैं, मैंने ब्राह्मण से पूछा क्या मुझे भी इसमें बैठना है? उन्होंने कहा बैठना नहीं, साथ देने वाली बात है, साथ चलने का, बाकी बैठना तो इन्हीं को है, पुत्र ही बैठते हैं अंदर, जो घोड़ा कहते हैं हमारे वहां। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या वहां जाऊं दिल्ली? उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए। और मैं, भाई साहब का संस्कार पूरा हुआ, सुबह 4 बजे मैं वहां से चला, और मैं 11 बजे 1 तारीख को भी यहाँ आ गया था, 1 तारीख को, और पूरा रहा। सिर्फ जो 3 दिन हमारा सांस्कृतिक दिन होता है, जिसमें मुझे भाइयों को, परिवार को इकट्ठा रहना ही रहना है। अगर वो विदेश में है, कोई इत्तेफाक से बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज है, तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें शुद्धिकरण के लिए और उनको प्रभु स्वर्ग में जगह दें, इसके लिए हम जाते हैं। तो वो मेरा इस बार जाना हुआ, लेकिन मैंने संसद से, मेरा कभी मैं जाता ही नहीं, मैं संसदीय कार्य मंत्री अपने प्रदेश का रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ संसद कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बैठने वाला, सुबह से लेकर जब तक संसद समापन की घोषणा नहीं होती कि अगले दिन 11 बजे से फिर चलेगी, स्पीकर साहब नहीं बोलते हैं, तब तक मैं तो नहीं उठता, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सवाल आए या ना आए, लेकिन बैठना। वहां बहुत बड़ी बहस होती है, एक से एक विद्वान है, बिल्कुल सुन के आपकी नॉलेज बढ़ती है, कई चीजों का पता लगता है। बिल्कुल हम चुन के भी वहीं के लिए आए हैं। संसद में खाली बैठने को नहीं आए हैं, हम टीएडीए बनाने को नहीं आए हैं। जो भी वार्तालाप हो रही भाग लें, और जब वोटिंग होती है उस समय आपका वोट बहुत बड़ा होता है। 370 जब हटाई गई आर्टिकल, जिसे धारा भी बोलते हैं, उसमें मैंने अपने क्षेत्र की तरफ से हाथ उठाया, 370 हटी। वैसे ही अन्य सांसदों ने, सर बड़ा प्राउड हो। तो इसलिए मैं कभी इससे समझौता नहीं करता हूँ, कुछ भी हो जाए। एक अच्छे विद्यार्थी है आप, ईश्वर की कृपा है। मेरी पत्नी एडमिट रही, मैं 1 दिन जा पाया, तब भी संसद चल रही थी 1 दिन। तो फिर जब ठीक हुई तो वो जानती थी, फोन पर बात हो जाती थी, उनका बिल्कुल नहीं। आप सर उत्तराखंड
के जो रहने वाले लोग हैं ना, उनमें हमें लगता है कि ज्यादा जो है वो जिम्मेदारी बड़ी भारी पड़ी हुई है कूट कूट के। जैसे सीएम योगी साहब रहे, वैसे आप रहे, ये सब जो सिमिलरिटी दिखती है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ सर आपके साथ बात सभी जो है। अब मोदी जी को देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी देश के लिए है। हाँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलते हैं। पूरी टीम उनकी लगी है, आपने देखा होगा। पूरे देश में जितने मंत्रीगण हैं, माननीय मंत्रीगण रात दिन एक होके चलते हैं। संगठन में देखिए नड्डा जी का नेतृत्व चल रहा है, तो संगठन में किस तरह से हम लोग डेडिकेटेड होके बात करते हैं। नड्डा जी एक एक व्यक्ति से, प्रभारी से पूछ रहे थे। फिर जो एक विधानसभा सोची, उनके पास फोन आ रहे थे बिहार में, लोग बताए थे नड्डा जी का फोन आया था, मुझसे भी आया था कि अजय जी क्या है। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, एक आध जुगत थोड़ा ये लगता है, निकल जाएंगी सब सीट। मैंने कहा भाई साहब अभी तक तो 100% निकल हो गया ना, निकली। और आज बिहार ने तो सारी बाधाएं तोड़ दी। लोग कहते ही रहे SIR फलाना आर, ये आर वो आर, कुछ नहीं सुना लोगों ने सुरक्षा। वो कह रहे हैं SIR ही जिताई है आपको, वो कह रहे हैं। नहीं ठीक कह रहे हैं, तुम भी तो चाह रहे थे। कब आई ये सब? कौन लाया? आपके जमाने में तो आई, हम थोड़ी लाए। ये तो जमाने में आपकी आई। और ये जो असामाजिक तत्व हैं इस देश में, उनके लिए कोई भी कहीं भी जगह नहीं है। ये सारे देश को जानना चाहिए। जो लोग बगल के देशों से घुस के यहाँ आए और एक राजनीतिक पार्टियां जो उनको शरण दे रही हैं, मैं उन राजनीतिक पार्टियों को भी कहता हूं कि वो उनकी मंशा अच्छी नहीं है। और उल्टा जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो छांट रहे हैं, उसमें बजाय साथ देने के उसकी गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया है, बुरी तरह नकार दिया है। केंद्र में भी नकारा, राज्यों में भी नकारते जा रही है। बॉर्डर फ्री जो है ये भूटान और ये बंगाल वाला, इस पर कुछ योजना बना रहे हैं क्या आप? नहीं, वो अब मेरा बोलना ठीक नहीं है। सब देखते ही हैं उसमें, हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ है ही। फिर भी जब आतंकवादी या फिर गलत तत्व, असामाजिक तत्व, माओवादी जितने भी लोग थे, तो हमें अपनी सुरक्षा तो करनी है। कुछ लोग यहाँ सारी वारदात करके बगल वाले देश में चले जाते थे। उसे बहुत चेक किया है, बहुत चेक किया है, शांति हुई है। बिहार का इलेक्शन शांति पर मुहर लगाना और विकास के कार्यों पर मुहर लगाना। मुझे एक बता रहा था कि हम ताज्जुब कर गए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना इस बार मजबूरी थी बीजेपी की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। वो ऐसा थोड़ी है, मित्रता है। मित्रता में मजबूरी किस बात की? अरे वो मैं कहा था नीतीश जी का बड़े चर्चे चले सर कि इस बार जो है नहीं चर्चे चलते थे राजनीति में। नीतीश जी का ऐसा नहीं, मोदी जी और उनकी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, वो सब पुराने साथी रहे, मैं और बताते थे। बिहार में लोग पानी, बिजली, रास्ते, कनेक्टिविटी पहले नहीं पूछते थे। ये सुना मैंने, एक बहुत सीनियर आदमी ने बताया मुझे। आप लोगों ने बड़ा कहा भी अभी, नड्डा जी ने भी, कि बाइक से राहुल गांधी जी और दोनों भाई बहन खूब घूमे वहां पर। बिहार की सड़कें बड़ी शानदार थी। नहीं पहले की। पहले ये होता था कितने लोग हैं गाँव में? उसने कहा 5000 का गाँव। ठीक है, कल मत आइयो, वोट पड़ जाएगा। ये दादागिरी चलती थी वहां। डेमोक्रेसी खत्म। जो हमारा प्रजातंत्र है उसको खत्म करने की जो उन्होंने साजिश नहीं रची, बल्कि करके दिखा दिया, वो आज दिखाई दे रहा है। लोगों ने उस परिणाम पर इतना अटूट विश्वास मोदी जी पर और नीतीश जी पर व्यक्त किया, जो उन्होंने करके दिखाया अपने शासनकाल में। तहस नहस कर दी। जो शैतान लोग थे, गलत लोग थे, गुंडे लोग थे, बदमाश लोग थे, माओवादी थे, उनको हैसियत बता क्या, वो है ही नहीं अब वहां। और वहां के बॉर्डर पर हमारे लोग तैनात भी हैं। सर, आप कार्यक्रम में हमारे आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत आभार। ये थे उत्तराखंड के देवभूमि से बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, राजनेता, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ श्री अजय भट्ट साहब। इनके बारे में आपने बहुत कुछ जाना। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि ऐसे शानदार व्यक्तित्व के लिए आपकी प्रतिक्रिया आना जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।